हेलो बच्चों, आ गए हम उसी सीरीज पे फिर जेईई मेन 2024 सेशन फर्स्ट चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रहा है बच्चों। बढ़िया से एकदम जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे तैयारी करो। नीट में बेस्ट करना है, 5 मई तुम्हारा बेस्ट हो, बहुत अच्छा करो। अप्रैल के जेईई मेन में भी बेटा इसी अनुसार क्या है, प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से लगाएं, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाएं, बहुत लाभ मिलेगा उसका। 100% लाभ लेने के लिए भैया पुराने क्वेश्चनों को जरूर लगाएं। तो चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 13-14 क्वेश्चन बेटा आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। जेईई के मतलब 10 पेपर हुए हैं, 5 सुबह 5 शाम, 27 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। तो 5 सुबह 5 शाम कुल 10 पेपर आए हुए हैं। उनमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान, सब क्लास में सब डिस्कस किया गया हम लोग। द एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज द 4000 मीटर एंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, ये देखो बल्क मॉडुलस दे दिया है, बी दे दिया है, देन फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, जी दे दिया है, रो डेंसिटी दे दिया है। तो बेटा आप जानते हैं फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा वी पूछ रहा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा वी ऑफ वाटर एट द बॉटम इतना दिया है। तो आपके पास फार्मूला क्या, बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर अपॉन ये, इसका क्या निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। तो ऐसा कुछ निगेटिव साइन इन दिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, हटाइए उसको। डेल्टा वी अपॉन वी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक है। अब डेल्टा पी कितना है बेटा, एच रो जी। देखिए एकदम सिंपल सिंपल, जो एनसीईआरटी में दिया है उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब डेल्टा पी क्या होता है, एच रो जी। अगर हम एच गहराई में रहेंगे तो एच रो जी, एच कितना दे दिया है देख लीजिए 4000, वाटर की डेंसिटी कितनी है 10 पावर 3, जी कितना है 10, और आपका बीटा कितना है 2 × 10⁹। अब इन सब को अगर रखते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 2 आती है, यानी 2 आएगा। कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 आता है। देखो कितना एकदम सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन। ऐसे एकदम फार्मूले के अनुसार पढ़ाई करिए, हर जो एनसीईआरटी में जितना फार्मूला दिया है उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए इसमें क्या करा, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन लिक्विड। नहीं भैया, विस्कोसिटी लिक्विड की ज्यादा होती है, किससे, गैसों से। अरे भाई लिक्विड ज्यादा, जैसे हनी क्या होता है, मोर विस्कस विद द लिक्विड, में भी हनी इज द मोर विस्कस विद द वाटर। तो ये बताइए विस्कोसिटी ऑफ गैसेस नहीं। अब देखो कितनी सिंपल सी बात पूछा है, विस्कोसिटी किसका ज्यादा होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है गैसों से। इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। सही बात है बेटा, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी होती हैं, मतलब जो घुलनशील इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जो होती हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटी। तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी से सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या करता है, डिक्रीज करता है, लिक्विड का डिक्रीज करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी सेकंड भी इसमें क्या है, सही है, फर्स्ट इसमें क्या होगा, इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं। देखो सिंपल सिंपल चीजें जो तुम जानते हो, क्लास में जो बताया गया है वही क्वेश्चन में आया है। अब क्या, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मेटल मीटर अटैच्ड विद द क्लोज्ड पाइप। ये देखो क्लोज्ड पाइप, प्रेशर मीटर है, किसी भी क्लोज पाइप से है, जैसे मान लो कोई क्लोज पाइप है तो ये मान लो प्रेशर मीटर है, ये सपोज करो प्रेशर मीटर है, ये कितना प्रेशर रीड कर रहा है, P1। ऑन ओपनिंग द वाल्व वाटर स्टार्ट फ्लोइंग एंड द रीडिंग ऑफ प्रेशर। अब कोई वाल्व है उसको हमने खोल दिया, यहां से पानी निकलने लगा, अब जो प्रेशर हो गया वह कितना हो गया, अब प्रेशर कितना हो गया, ये देखो ये प्रेशर पहले P1 था, अब प्रेशर कितना हो गया, P2। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी √V मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं, ये बताइए जैसे करंट का फ्लो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, उसी तरह से यहां वाटर का फ्लो क्यों होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो इस पाइप से कभी वाटर फ्लो ही नहीं हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, हाफ रो V का स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम में आप जानते हैं डेल्टा P इक्वल टू हाफ रो V का स्क्वायर। डेल्टा P कितना है, ये देखिए 4.5 - 2 और into 10 टू पावर क्या 4। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, आपको पता ही होगा 20 पावर 3 होती है। और यहां से सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आपको निकल जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए वेलोसिटी एकदम निकल जाएगा, 2.52 √50 आएगा। कितना आ जाएगा, √50। तो √50 का मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू हो गई 50। V की वैल्यू कितनी हो गई, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा। तीसरे के बाद चौथे पे चलते हैं। ये देखो बेटा, इफ द कैपिलरी ट्यूब इज द इमर्स्ड फर्स्ट in cold water and then hot water, the height of capillary rise will be smaller in hot water। तो
तो बेटा सबसे पहले किसी भी कैपिलरी ट्यूब को अगर किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं और लिक्विड का लेवल अगर उसमें एच राइज करता है तो क्या फार्मूला होता है, एच इक्वल टू, पहले फार्मूला देख लेते हैं, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। क्यों भैया, यही होता है। इसका मतलब यहां अगर गर्म पानी और ठंडा पानी है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस टेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा। आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ये देखो, ठीक है, सरफेस टेंशन का फार्मूला इस तरह से 1 माइनस क्या है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां बताओ गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। तो अगर उसका सरफेस टेंशन कम होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। यानी याद रखिएगा, गर्म पानी होगा तो गर्म पानी की हाइट क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम। तो देखो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक है। इफ द कैपिलरी ट्यूब इमर्स फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन द हॉट वाटर। सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा तो उसकी हाइट कम होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, सही कह रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन द कोल्ड वाटर। नहीं, गलत कर रहा है, कोल्ड वाटर में थोड़ी रहेगा। मतलब उसी को देखो, अब क्या क्वेश्चन है, नहीं भाई एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, बनाएंगे कहां। मान लो बेटा एनसीईआरटी को एकदम पकड़ लो, एनसीईआरटी को एकदम 10 बार 15 बार पढ़ लो, देखो सिलेक्शन नहीं, रैंक आएगी, रैंक। एनसीईआरटी से बाहर देखो, इनको जाना ही नहीं है। तो उसी को अब क्या क्या इनके पास मैटर है नहीं, तो क्या करें, इसे घुमा फिरा के इसी में नचा रहे हैं, खाली कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, इन टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द मॉडल एरोप्लेन इन द विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर। ये देखो फ्लो स्पीड है अपर एंड लोअर। इफ द विंग एरिया 2 मीटर पर स्क्वायर द लिफ्ट ऑफ द विंग इज, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि लिफ्ट फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू, विंग के केस में जैसे मान लीजिए एरोप्लेन का ये जो विंग होता है, ये देखिए एरोप्लेन का ही ना विंग है, ठीक है। यहाँ देखिए एक वेलोसिटी ऊपर दी गई है, मतलब एरोप्लेन का विंग, अब एरोप्लेन पूरा नहीं बना पा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए एक वेलोसिटी नीचे एक वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, अपर एंड लोअर वेलोसिटी दिया गया है। तो इसका जो लिफ्टिंग फोर्स होता है एफ इक्वल टू, वह कितना होता है, एफ बाई ए, मतलब प्रेशर क्या होता है, अभी जो प्रेशर का फार्मूला, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इनटू एरिया होता है। तो बताओ एफ इक्वल टू हाफ, यहाँ क्या डेंसिटी दे दी गई है, एयर की डेंसिटी 1.2 ले लेना, V2 70 का स्क्वायर, ये 65 का स्क्वायर लेना, एरिया कितना है 2, सब सॉल्व कर दो, सब सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल याद किया ना, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया भी, अब देखो एनसीईआरटी से एकदम कॉपी किया है। तो जो लिफ्टिंग फोर्स होता है एरो, भाई आप जानते हैं ना, उसके पंखे का शेप ऐसा बनाया जाता है कि ताकि उसको लिफ्टिंग फोर्स मिल सके। और कितना लिफ्टिंग फोर्स होता है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, प्लेन नहीं बनाया जाता इस तरह से, पंखे का शेप नहीं बनाया जाता है। अगर इस तरह का शेप बनाया जाएगा तो दोनों सरफेस पे वेलोसिटी वाटर एयर की क्या होगी, सेम। तो लिफ्टिंग जब सेम होगी तो V2 और V1 क्या हो जाएगा, V2 और V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो लिफ्टिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, एरोप्लेन को लिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए ऐसा शेप बनाया जाता है ताकि ऊपर देखिए हवा की वेलोसिटी कुछ रहे, नीचे कुछ और रहे, ठीक। तो इसका 810। अब चलते हैं 5 के बाद छठवां देखते हैं क्या कर रहा है, ए बिग ड्रॉप। देखिए एकदम कॉमन क्वेश्चन, वही सब एकदम जैसे लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के उदाहरण में दिया है वही उठा के क्वेश्चन दे दिया है। ए बिग ड्रॉप क्या कर रहा है, ए बिग ड्रॉप is formed by the collapsing 1000 small drop, 1000 small identical drop of water। मतलब एक छोटी छोटी बूंद से बड़ा बूंद मिल रहा है। ये देखिए छोटा 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 सा से क्या मिल रहा है, बड़ा सा। मान लो छोटे वाले का रेडियस R है, बड़े वाले का रेडियस। आप जानते हैं कि जब भी छोटी छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप मिलती है तो वॉल्यूम कंजर्व रहता है। बोलो क्या कंजर्व रहता है, वॉल्यूम कंजर्व रहता है। बोलो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम कंजर्व रहने का मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखो 1000 हो गया, इनटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये देखिए ये से कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा 10R इक्वल टू कैपिटल R हो गया। मतलब ये दोनों में रिलेशन पता चल गया। अब क्या कर रहा है, इफ एंड E2 बी द सरफेस एनर्जी ऑफ सिंगल बिग ड्रॉप एंड E1 E2 इज, E1 E2 का रेशियो x:1 है, तो बताना है E1 किसका है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, और E2 क्या होगा बेटा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर।
अब इनको सॉल्व करना, दोनों को डिवाइड करो। ये देखो 1000 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई क्या है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है। ये देखिए 4 पाई क्या दिया गया है, आर स्क्वायर दिया गया है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 पाई, देखिए 4 पाई और आर कितना है बोलो, 10 आर है। तो आर 10 आर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 6 के बाद 7 क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, ये भी देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है। A small steel ball is the dropped into the long cylindrical containing glycerine. Which one of the following is the correct representation of the velocity time graph? तो आप जानते हैं कि जब किसी भी विस्कस मीडियम में कोई भी बॉल गिरती है तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन बाद में वह टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने लगता है। किससे? तो पहले क्या करेगा, पहले देखिए, पहले ध्यान दीजिए, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर बाद में क्या है, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल है, आप जानते ही हैं। तो बाद में वह कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगता है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं। मतलब आप जानते होंगे कि एयर ड्रॉप भी अगर मीडियम में गिरती हैं, हवा में गिरती हैं, जैसे आज बरसात हो रही है तो बारिश की बूंदें भी जब गिरती हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले वो तेजी से वेलोसिटी होती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में आते हैं, जो इस विस्कस मीडियम में आते हैं, तो उसके बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट नहीं होती तो कितना चोट लगता है हमको, चोट क्या, हमारे शरीर के अंदर ही ड्रॉप्स घुस जाते हैं। बताइए, इतनी ऊंचाई से गिर रही हैं। तो लेकिन क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से क्या होता है, फिर हम पे उतना फोर्स का असर नहीं करता है। तो पहले वेलोसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, 2। फिर देखो 7 के बाद फिर 8 आते हैं, वही क्वेश्चन है। देखो 31 जनवरी को भी वही क्वेश्चन मिला। हाँ, जो अभी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वही 31 जनवरी को भी मिला। एक एक क्वेश्चन को लगा लीजिए, 100% इसी तरह का पेपर अप्रैल में भी रहेगा और 5 मई को नीट में भी रहेगा। द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच ए रबर बॉल बी टेकन सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाई इतना। ये देखिए, डिक्रीज इन वॉल्यूम्स बाई इतना, कितना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी डेल्टा वी बाई वी दे दिया है। देखिए डेल्टा वी बाई वी दे दिया कितना, 0.02 अपॉन कितना दे दिया, 100। सी वाटर की डेंसिटी कह रहा है, सी वाटर की डेंसिटी कह दिया। बल्क मॉडुलस ऑफ रबर कह दिया, जी इतना कह दिया। बल्क मॉडुलस ऑफ रबर कह दिया और जी इतना कह दिया। ठीक है ना, जी इतना कह रहा है। तो कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, डेप्थ। फिर वही काम, बीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास फार्मूला है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी है। ये देखिए बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी कितना होता है बेटा, बोलोगे डेल्टा पी, अरे बोल दो, डेल्टा पी एच रो जी और डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस साइन का मतलब कंप्रेशन है। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, और अपॉन क्या हो गया, रो जी। अब देखो बीटा कितना हो गया बेटा, बीटा का मतलब बल्क मॉडुलस दिया है 9 × 10⁸। डेल्टा वी ये 0.02 अपॉन 100। कैलकुलेशन बस स्पीड फास्ट बनाओ, कैलकुलेशन झूठ में बैठ के कैलकुलेट करो। और कैलकुलेटर तो तुम्हारे लिए जहर है, हाँ साइनाइड है, उससे भी तेज है, सांप जो काटता उससे भी ज्यादा जहर। कैलकुलेटर तो यूज मत करो, कैलकुलेटर यूज किए तो भाई गए। हाथ से कैलकुलेशन करो, क्योंकि जो समय लगेगा वह कैलकुलेशन में, फिजिक्स कहाँ समय लग रहा है, देख रहे हो फिजिक्स में कुछ समय लग रहा है, कैलकुलेशन में समय लग रहा है। मतलब समय अब ये भी नहीं बहुत ज्यादा लग रहा है, सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा है, लेकिन कैलकुलेट करो। रो कितना है 10⁻3, जी कितना है 10। अभी सब सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18, कितना आ जाएगा, 18 के आसपास आएगा। 18 आ गया। ये आपका हो गया 31 जनवरी का पेपर। फिर चलते हैं बेटा, नवा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखिए, स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, फॉलिंग थ्रू द क्या, falling through the viscous medium of negligible density has terminal velocity v, terminal velocity v। ठीक है, another ball of same mass but radius 2r falling through same viscous medium will have terminal velocity। तो आप जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉल अगर किसी विस्कस मीडियम में गिरती है तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उस पे जो फोर्स लगता है, स्ट्रोक फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो ये बताइए, बॉल अनदर बॉल ऑफ सेम मास, ये मास सेम है, ठीक है, जी भी सेम है, ईटा भी सेम है, तो इसका मतलब वी आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और वी आर कांस्टेंट हो गया तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। देख लो, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। और आर हो जाएगा तो यहां पे अगर रेडियस डबल हो रहा है, देख लीजिए, अगर रेडियस डबल हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन।
तो उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्लेन इज लेवल फ्लाइट एट द कांस्टेंट स्पीड, ये देखिए कांस्टेंट स्पीड, एंड ईच ऑफ टू विंग्स, फिर वही क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी में दिया फिर वही आया। टू विंग्स हैज एन एरिया इतना इफ द स्पीड ऑफ द एयर 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर पर आवर को पहले बदल लो, 180 किलोमीटर पर आवर, तो ये देखो v1 इक्वल टू 180 को 5 इंटू, ये सब ध्यान देना, ठीक है, तो 18 यानी 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर v2 ये भी बदल लो, 252 इंटू 5/18, तो कितनी बार 14, 14 बार जाएगा, 14 25 70 मीटर पर सेकेंड हो गया, बदल में आ गया। अपर विंग्स द मास ऑफ प्लेन कह रहा है, मतलब अब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, जो लिफ्टिंग फोर्स होगा भाई हाफ रो v2, अभी देखो उसमें लगाया था v1 स्क्वायर इंटू एरिया के बराबर होगा, है ना। और लिफ्टिंग फोर्स क्या होगा, अरे भाई लिफ्टिंग फोर्स जो प्लेनमा को हम उठा रहे हैं तो प्लेन के वेट के बराबर होगा कि नहीं, यानी लिफ्टिंग फोर्स हो जाएगा mg इक्वल टू कितना, हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू एरिया हो जाएगा। बोलिए ये तो लिफ्टिंग फोर्स होगा, ये mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, v1 का स्क्वायर, ये देखिए mg इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू ए। अब यहां देखिए एरिया दोनों विंग का लेना, एक ही विंग का मत लेना, क्योंकि एक विंग का एरिया दिया है एन दिया है, हाँ तो दोनों का लेना। अब m इक्वल टू क्या होगा, मास निकालना है, ठीक है, तो हाफ रो कितना दिया है, रो 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 एयर डेंसिटी 1, v2 कितना हो गया 70 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 50 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, एरिया 40 40 80 ले लेना, हाँ 80 ले लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ यही देखो यहाँ दिक्कत करते हैं, जी कितना है 10 ले लेना, सब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9600, तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर चलते हैं उसके बाद, फिर ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो, जैसे लग रहा है कि मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो पढ़ो ही में बेटा, एकदम आपको एक मेहनत का शॉर्टकट तरीका मैं बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी में जितना मेहनत करना चाहते हो उतना मेहनत करिए। देखिए जेई जैसा एग्जामिनेशन एनसीईआरटी बाहर नहीं जा रहा है, अरे बायो छोड़ दीजिए, फिजिक्स में भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नीट में नहीं आएगा। जैसे बायो आपको आती है तो इसीलिए आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं, फिजिक्स नहीं आती है तो बच्चे भटकते हैं। देखिए जो चीज हमें नहीं आएगी वहां भटकाव होगा, जहां ज्ञान की कमी होगी वहां भटकाव होता है। अगर ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है, तो भैया कभी आप नहीं भटकेंगे। जैसे बायो में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में, नीट के बच्चों के लिए। लेकिन फिजिक्स बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ही अच्छा करते हैं, तो बाकी ये सोचते हैं क्या पढ़ें, कहाँ से पीवाईक्यू लगाएं। अरे नॉर्मल पीवाईक्यू कोई भी मार्केट से ले लीजिए, हम कोचिंग में हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं पीवाईक्यू, मार्केट से ले लीजिए, उसको नॉर्मली लगाइए, एनसीईआरटी की किताब उसको बार बार पढ़िए, उसके फार्म, उसके ऑब्जेक्ट, उसके एक्सरसाइज को लगाइए, देखिए अच्छा होगा। तो बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय द कोलैप्सिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप, ये देखिए 1000 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, द सरफेस एनर्जी विल बिकम, कितना सरफेस एनर्जी होगा, तो बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय द कोलैप्सिंग। अब देख लीजिए सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो पहले रेडियस, वही रेडियस देख लिया जाए, बिग ड्रॉप का मतलब क्या है, फिर वही 1000 इंटू 4 पाई 3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, कटा कटा, यानी 10 r इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल, द सरफेस एनर्जी विल बिकम, बिग ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये बताओ बिग ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये बिग ड्रॉप की सरफेस एनर्जी U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ड्रॉप है तो एक सिंगल से कोई मतलब ही नहीं है, 4 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा T इंटू 1000 4 पाई छोटा r स्क्वायर, r की वैल्यू 10 है, रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 10, या U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए, U2 बाई कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जा रहा है, मतलब उसका सरफेस एनर्जी, द एनर्जी विल बिकम 1/10 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1/10 हो जा रहा है, तो 4 वाला होगा सही, ठीक है। अब यही देखो, एक पेपर में इस तरह का आया, एक पेपर में क्या है रेशियो पूछ दिया, ऑप्शन से खाली किया और कुछ नहीं किया, तो वही क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पहले सेट में जो आ रहे हैं वही तीसरे चौथे सेट में भी आ जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 12 बनाएंगे कहां से, जब एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकते हैं तो बनाएंगे कहां से, मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी पे एकदम पकड़ रखिए और नई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को फॉलो करिए, नई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को फॉलो करिए, पुरानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को मत फॉलो करिए, एक्सरसाइज को मत फॉलो करिए जो नहीं है, नई एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एक दो क्वेश्चन नई एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल में भी कम हो गया है, एक्सरसाइज में भी आपका कम हो गया, एक्सरसाइज में तो बहुत कम हो गया है, मत जाइए उससे बाहर, पढ़िए ही मत, रख दीजिए अलमारी के अंदर रख लीजिए,
देखिए कितना अच्छा होगा। वन एंड ऑफ मेटल वायर फिक्स, अच्छा ये यंग मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया। देखिए ये भी क्लास में कराया है हमने और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या करा, एक एंड जो है किसी वायर का, ये देखिए ये ऐसे दिया गया है, ये 2 केजी का मास लटका हुआ है और यहाँ क्या लटका हुआ है, यहाँ देखिए 1 केजी का मास लटका हुआ है। देखिए फिर 1 केजी का कहाँ है, लोअर एंड पे है। तो देखिए एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है, क्लास में है, शीट में है, हमारे है। क्यों इधर उधर भटक रहे हो भैया, कहाँ है जो पढ़ा नहीं रहे, जो पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में बता रहे हैं, क्यों नहीं आके पढ़ रहे हो, क्यों नहीं अपने सिलेक्शन को 100% फिक्स कर रहे हो। ठीक है, फिर करा देन द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर ऑफ दैट लोअर एंड ऑफ वायर, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताना। तो आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है भैया, y इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए डेल्टा यल बाई यल। आप ये बताइए एरिया कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, डेल्टा यल अपॉन यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, फोर्स। तो यहां देखो, यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा यल बाई यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब 20। ये देखिए फोर्स का मतलब क्या हो गया 20। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल किसके बराबर हो गया 20। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया, सॉरी 20 नहीं, 2 और 1 30 होता है, सॉरी बेटा। डेल्टा एल अपॉन इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, इसमें केवल फोर्स कितना लग रहा है 10। देखिए mg होता है ना, तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 हो गया, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 30/10 इक्वल टू कितना हो गया 3/1, यानी कितना आंसर आ गया 3। बाकी चीज किसी का मतलब नहीं है, सब बेकार है, केवल आपको रेशियो निकालना है, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब चलते हैं 12 के बाद 13। अब देखो ये भी क्वेश्चन, देखो ड्रॉप वाला ही क्वेश्चन है, देख लो। अरे बेटा जो एग्जाम्पल में है, जो उदाहरण में है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, अभी भी समझ लो, ठीक है। केवल पीवाईक्यू नीट के लिए, नीट का पीवाईक्यू और दूसरा एनसीईआरटी, उसके बाहर कुछ नहीं। कुछ जेई के कुछ क्वेश्चनों को लगा लीजिए चुनिंदा, जो क्लास में हम टिक करा देते हैं, सबको लगाने की जरूरत नहीं है। और जेई के लिए नीट का पीवाईक्यू भी लगाइए, एनसीईआरटी भी लगाइए और दूसरा जेई के पीवाईक्यू को अच्छे से लगाइए। द स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल ड्रॉप, सरफेस टेंशन द वर्क डन। तो आप जानते हैं कि वर्क डन कितना होता है, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। देखिए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, हाँ तो 2 डेल्टा ए नहीं होगा, T डेल्टा ए होगा। डेल्टा ए क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप रेडियस में रिलेशन निकाल लीजिए। तो ये बताइए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना 27 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया 3r। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि डेल्टा ए क्या होगा, तो चलिए डेल्टा ए निकाल लेते हैं। डेल्टा ए निकाल लेते हैं तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा ए पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा ए क्या होगा, 27 छोटी छोटी ड्रॉप का, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, अब जानते हैं ना छोटे छोटे ड्रॉप में जब टूट जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम कंजर्व रहता है, लेकिन बड़े ड्रॉप को जब भी छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये देखिए 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो अब देखिए इसमें से उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैपिटल आर के टर्म में है तो स्मॉल आर को पटकिए, तो ये क्या होगा डेल्टा ए इक्वल टू 27 4 पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 9 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये 9 से 3 बार जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो गया, 12 में से 4 पाई जाता है कितना आता है 8 पाई आर का स्क्वायर। अब बोलो वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर का स्क्वायर, T इंटू 8 पाई आर का स्क्वायर, T इंटू 8 पाई आर का स्क्वायर। तो कौन सा क्वेश्चन है 1? तो ये आपका 29 जनवरी का इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स से जो भी क्वेश्चन आते थे, मतलब इसको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुल मिला के आपके 13 इसमें हो गए, 7 उसमें हो गए, 20 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन लगभग आए थे। तो वह मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इसी बेसिस पे अगला जेई भी होगा, इसी बेसिस पे अगला नीट भी होगा। तो जैसे हमने बोला है उसी अनुसार पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से बाहर मत जाइए। जेई के बच्चे ध्यान दें, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को लगाएं, नीट के भी क्वेश्चनों को लगाएं और खुद जेई के क्वेश्चनों को। नीट के बच्चे ध्यान दें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को लगाएं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को लगाएं, नीट के प्रीवियस ईयर को कम से कम 5 बार लगाएं और कुछ चुनिंदा जेई के क्वेश्चनों को जो हल्के फुल्के हों, जिस संस्था में हैं, हमसे हैं, कहीं और हैं, टीचर से मिलकर उसको
टिक करा के सॉल्व कर लीजिए। देखिए नीट के लिए वह क्या हो जाएगा, आपके लिए जबरदस्त हो जाएगा। ये मेहनत बेटा करेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं, रैंक भी आएगी। नीट के लिए अभी अगर मेहनत करना शुरू करेंगे, अच्छे से करेंगे, चीजों को, सही चीजों को पढ़ेंगे तो अभी भी बहुत दिन है। और फालतू चीजों को पढ़ेंगे तो फिजिक्स में और छोर थोड़ा है किसी चीज का, फिजिक्स में और छोर है कहीं, पूरा ब्रह्मांड फिजिक्स है तो और छोर है। इस पूरे ब्रह्मांड में हजारों सूर्य हैं, हजारों पृथ्वी, पता नहीं कितनी पृथ्वी की तरह कितने और प्लेनेट हैं, क्या है, कितनी गैलेक्सी हैं, हजारों गैलेक्सी हैं। छोड़ दीजिए, हम लोग तो एक गैलेक्सी में एक छोटे से पृथ्वी, उसमें छोटा सा मच्छर के बराबर क्या है, मच्छर के बराबर पृथ्वी है हमारी। बहुत ऐंठते हैं हम लोग, बड़ा ईगो कह रहे हम ये है, लेकिन हजारों लाखों गैलेक्सी में एक गैलेक्सी में हम लोग हैं जिसमें सूर्य है जी। किस चीज का घमंड, किस चीज का वह। इसीलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो जरूर रैंक आएगी। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नीट का कट ऑफ ऊपर जाता है, ये नहीं। अरे भैया 400 पे सिलेक्शन हो तो भी तो भैया उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। 710 कट ऑफ जाता है अगर किसी तरह से, 700 जाता है तो भी तो उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे ना। तो हमको एक सीट चाहिए, और उस सीट के लिए जैसे गाइड करना हूं मैं, वैसे मेहनत करिए। हमारी टीम जैसे आपसे कह रही है उसको फॉलो करिए। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम बड़ी जबरदस्त मेहनत कर रही है। और आपके लिए प्रॉब्लम को जैसे जैसे कह रही है, प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर रही है, वैसे वैसे सॉल्व करें। क्लास में भी मेहनत हो रही है, ऑनलाइन भी मेहनत किया जा रहा है, कि ताकि हमारा बच्चा भटके ना, हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो, सबसे आगे हमारा बच्चा हो, सबसे आगे, और हर जगह हमारा बच्चा दिखे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।